आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, इसके हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र के। आइए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भक्ति काल, आदि काल के प्रश्नों को देख लिया है और उनके जितने भी भाग थे, चाहे वो राम काव्य हो, कृष्ण काव्य हो, संत काव्य हो, सूफी काव्य हो, इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको वो देखना होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं प्रश्नों को कि आधुनिक काल। पहला प्रश्न इसमें कि आधुनिक काल में गद्य आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। ठीक, वो क्या कहते हैं कि बहुत ही मतलब गद्य साहित्य की जो परंपरा है वो किससे शुरू होता है? नाटक से शुरू होता है और उसमें फिर अन्य चीजें इसमें आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1941 ईस्वी में होता है। और यह एक आलोचक है, निबंधकार है और एक इतिहासकार भी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके हम सबों को क्या किया है? एक मार्गदर्शन कार्य करने का काम किया है। और इनके हम लोग आलोचना की बात करें तो रश्मिमांसा हो गया जो कि 1949 में आया। फिर उसके बाद त्रिवेणी आ गया 1933 में। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास 1923 में। अगर इनके निबंधों की बात करें तो चिंतामणि भाग 1 है जो 1939 में प्रकाशित हुआ। फिर भाग 2 चिंतामणि का ही 1945 में और फिर उसके बाद भाग 3 और भाग 4 भी प्रकाशित होते हैं। और इनके इतिहास की बात करें तो इन्होंने एक इतिहास लिखा है बहुत ही व्यापक रूप से, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया। और इनके और संपादन की बात करें तो काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका हो गया, आनंद कादम्बनी का इन्होंने क्या है? संपादन किया है। आइए प्रश्नों की शादी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इनमें से शरद मिश्र की रचना कौन सी है? तो शरद मिश्र की रचना कौन सी? नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। कि शरद मिश्र कहाँ के निवासी है? तो शरद मिश्र जी बिहार के निवासी थे और इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, जो कि अभी कलकत्ता में भाषा पंडित या भाषा मुंशी के रूप में कार्य किया था। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती जिसे कहते हैं, दोनों एक ही हैं। और रामचरित्र हो गया हिंदी, पर्शियन वैक्यूबलरी हो गया, इनकी रचनाएं हैं। और रामचरित अध्यात्म रामायण का हिंदी अनुवाद है। तो देखिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन नायक एक लल्लू लाल हो गए जो आगरा के निवासी हैं। फिर लल्लू लाल, फिर प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, इन सब लल्लू लाल की ये रचनाएं हैं। प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधवनाल इत्यादि इनकी रचनाएं। इंशाअल्लाह खान की बात करें तो उदय भानचरित हो गया, यह रानी केतकी की कहानी, ये रचनाकार है। और राम प्रसाद निरंजनी जो कि भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। अगर हम लोग शरद मिश्र के विषय में थोड़ा समझे तो शरद मिश्र क्या है? इनका जन्म 1767 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1848 के आसपास होता है। ठीक है, और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, वहाँ पे भाषा मुंशी के पद पर रहें और कार्यरत रहें। और शरद मिश्र को हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक गद्यकारों में से माना जाता है। तो जो हिंदी खड़ी बोली का विकास है, अगर उसके आरंभिक गद्यकारों में बात करें तो उसमें 4 मुख्य रूप से गद्यकार आते हैं। शरद मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, इंशाअल्लाह खां हो गए और एक और आते हैं। तो ये क्या है? ये 4 जो लेखक हैं या जो जो आधुनिक गद्यकाल है, जो खड़ी बोली है, उसके शुरुआती विकास में ये लोग बहुत ही योगदान देते हैं। और वहाँ पर इसी के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना होती है 1800 में, और जहाँ पर भाषा मुंशी के पद पर शरद मिश्र वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर अपने कार्य करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो लेख हैं वहाँ पर लिखते हैं। जैसे इनका एक फेमस यहाँ पे लेख है नासिकेतोपाख्यान, जो कि 1803 में लिखा गया था। और यह सबसे प्रसिद्ध क्या है? कृति है। और इस रचना में नचिकेता की पौराणिक कथा को खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत किया है। वहीं पर अगर रामचरित की बात करें तो यह 1806 में लिखा गया है और यह अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में किया गया अनुवाद है। ठीक, और हिंदी पर्शियन यहाँ पे हम लोगों ने कोश को भी देखा, जो वैक्यूबलरी है, मतलब शब्दकोश हो गया। इन्होंने एक हिंदी और फारसी शब्दकोश भी तैयार किया है। अगला प्रश्न तीसरा कि
प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या मैं करता हूँ। प्रेम सागर की जो लल्लू लाल है, इनके विषय में थोड़ा समझते हैं कि लल्लू लाल का जन्म कब हुआ है। लल्लू लाल का जन्म 1763 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में होता है तथा वो हिंदी गद्यकार के चार प्रमुख स्तंभ थे या आरंभिक जो 4 लेखक रहे हैं खड़ी बोली के विकास में। तो इसमें लल्लू लाल भी आते हैं, शरद मिश्र आते हैं, इंसार लखा आते हैं और शरद मिश्र हो गए, इंसार लखा हो गए, इंशाल्लाह खां हो गए, शरद मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए और शरद मिश्र हो गए। ठीक, तो ये आते हैं जो कि क्या करते हैं, योगदान देते हैं अपना आधुनिक जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के गद्य में। और इनकी रचनाओं की बात करें तो उसमें प्रेम सागर हो गया और जो प्रेम सागर है यह 1803 में लिखा जाता है और यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा को खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत किया गया है। तो ये खड़ी बोली के रचनाकार है, तो विशेष रूप से खड़ी बोली की रचना लिखते हैं। वहीं पे 1801 में कौन सी रचना आती है इनकी? सिंहासन बत्तीसी आती है, जो कि ब्रज भाषा में ये भी हिंदी में अनुवादित रचना है। और एक और आती है इनकी रचना बैताल पच्चीसी और यह एक अनुवादित रचना है। किसकी है? यह लल्लू लाल की है। 4 नंबर प्रश्न की आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो सभी हम लोग जानते हैं कि आधुनिक गद्य के जो जनक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। वस्तुतः भारतेंदु का जो उदय है वह हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण एवं गतिमयता का एक प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक विधा को एक नवीन दृष्टिकोण भी देने का कार्य किया है। अगर हम लोग हरिश्चंद्र की बात विषय में समझे तो इनका जन्म 1850 में होता है, 1885 में इनकी मृत्यु होती है। बट 35 की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य में क्या करते हैं, दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कवि है, नाटककार है, निबंधकार है, पत्रकार है और एक संपादक भी रहे हैं। और इन्होंने कई सारे पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे कई वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया और जो कि बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। और एक और बाला बोधनी इसमें यह शामिल है इनके पत्रिकाओं में। अगर इनकी रचनाओं की हम लोग बात करें तो इनके प्रमुख रचनाओं में आ जाते हैं हरिश्चंद्र की जो रचना है उसमें नाटक, जैसे कि नाटक में विद्या सुंदर आ जाता है जो 1868 में लिखा गया। भारत दुर्दशा जो कि 1880 में लिखा गया। अंधेर नगरी ये भी बहुत ही फेमस नाटक है, 1881 में लिखा गया। फिर इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र। और काव्य ग्रंथों की बात करें तो प्रेम मालिका हो गया 1871 में, प्रेम सरोवर हो गया 1872 में और दशरथ विलाप हो गया। अगर निबंधों की बात करें तो हिंदी भाषा और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इनकी यह निबंध है। तो थोड़ा सा इनके विषय में शॉर्ट में समझा। आइए आगे देखते हैं कि भारतेंदु निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 5वां नंबर प्रश्न, तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो इनकी रचना जो है इसमें नहीं है वह है आषाढ़ महामात्य की। भक्ति सर्वस्व हो गया, अपवर्ग पंचक हो गया, हिंदी भाषा हो गया, या भारतेंदु की यह रचना है, जबकि आषाढ़ महामात्र भारतेंदु की रचना नहीं है। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग तो वैशाखी महामात्र किसकी है? बैकुंठी शुक्ल की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की। और अगहन महामात्य बैकुंठ मणि शुक्ल की है। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? तो यह आधुनिक काल दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ और पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क में आने और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। और प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी गई। यह तिथि आधुनिक महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो जन्म तिथि है वह ये भी है। तो इसी यहीं से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से हम लोग आधुनिक काल को मानते हैं और ध्यान जो बहुत सारे जो विद्वान हैं इसको मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जो जातीय शब्द का जो राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है कि हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक मौलिक अवधारणा है। उनकी सभी स्थापनाओं में से यह स्थापना सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। अपनी इस स्थापना में वे जाति शब्द का प्रयोग नेशन राष्ट्र के अर्थ में करते हैं। इस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हरिश्चंद्र जी ने किया था। और उसके बाद कार्तिक प्रसाद
वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया। और जिसकी चर्चा करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि हिंदी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में जाति शब्द पेशेवर, बिरादरी, कास्ट, नस्ल, कौम के लिए प्रयुक्त होता रहा है। फिर कौम के लिए उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नया नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातीय संगीत नामक निबंध में प्रदेशगत जाति के संगीत की चर्चा की थी, किसी पेशेवर बिरादरी के संगीत की नहीं। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जनवरी 1902 की सरस्वती में कार्तिक प्रसाद के लेख का शीर्षक था महाराष्ट्रीय जाति का अभ्युदय। और जाति और साहित्य के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1923 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कानपुर अधिवेशन में कहा था कि जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े, आप यह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य की व अपूर्ण सभ्य है। और जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है, तो कौन से आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं? हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल या फिर गद्य काल से भी बुलाया जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर, तो ये गद्य काल किसने कहकर पुकारा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। और वह क्या लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल से बुलाया है, ठीक, इसको आधुनिक काल को। 10वां प्रश्न है कि गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की क्या रचना है? फिर उद्धव शतक हो गया, हिंडोला हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, कलकाशी हो गया, श्रृंगार लहरी है, फिर श्री विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक तथा विराष्टक भी क्या है? इनकी ही रचनाएं हैं। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगर इनकी हम बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में होता है। कब होता है? 1866 में होता है। और उत्तर प्रदेश के बनारस में। तो कहाँ पर होता है इनका? बनारस में होता है, यूपी में। और इनके पिता का नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास था, जो एक क्या प्रसिद्ध हिंदी कवि रहे हैं। और जगन्नाथ दास भी एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस क्या है, ये भी कवि रहते हैं। और इनकी बात करें प्रमुख रचनाओं की, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है उद्धव शतक हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, गंगा अवतरण हो गया, कलकाशी हो गया, हिंडोला, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और समालोचना दर्श। तो ये किनकी रचनाएं हैं? तो यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि कौन है? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्लॉट कवि माना जाता है। तो मतलब जो ब्रज भाषा में काव्य लिखने का कार्य कौन कर रहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उनके प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से? हिंडोला हो गया, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विरस्तक, प्रकीर्ण, पदावली। तो ये सब इनकी रचनाएं किनकी? रत्नाकर जी की। अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866, जो कि मैंने बताया। फिर इनकी मृत्यु क्या है? 1932 में होती है। और कहाँ? हरिद्वार में। और बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर किसको अपना प्रिय कवि मान रहे हैं? बिहारी जी को, जो कि रीतिकाल में सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है। और सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। उद्धव शतक, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई और ब्रज भाषा में क्या है, यह लिखा गया। यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक और तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी में मुक्तता। ठीक। अगला नंबर प्रश्न है, एक बार आखिर रत्नाकर शब्द किस कवि से जुड़ा हुआ है? तो वह कौन से कवि से जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर से जुड़ा हुआ है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटी है, तो कौन सी इनकी कृति है? उसको हमको बताना है। तो उद्धव शतक क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ है। रश्मि रथी अगर बात करें तो रश्मि रथी दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। और वहीं पे और भी इसमें गीतावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह तुलसीदास के द्वारा रचित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, उद्धव शतक लिखा रत्नाकर है। रत्नाकर की तो उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया। तो जो रत्नाकर जी वो ब्रज भाषा के बहुत ही अच्छे कवि रहे। अगला प्रश्न है कि
नंबर की खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो यह किसका योगदान रहा है? इसमें आर्य समाज का रहा है खड़ी बोली को प्रधानता देने में। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो महर्षि दयानंद ने हिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। और उपरोक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली की प्रधानता देने वाले सर्वाधिक योगदान आर्य समाज की रही है। तो थोड़ा सा आर्य समाज को भी देख लेते हैं कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती करते, कब करते? 1875 ईस्वी में करते हैं। कहाँ पर? बॉम्बे में। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वेदों की जो शिक्षा है उसको फिर से क्या करें? उसको स्थापित करें और हिंदी धर्म में जो व्याप्त जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं और जो बाल विवाह हो गया, तो ऐसी चीज़ों का करना, विरोध करना। और जो आर्य समाज है उसका आदर्श वाक्य है कि क्रीडवंतो विश्व मार्यम, की जिसका अर्थ होता है कि पूरे विश्व को आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाओ। यह इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? तो दयानंद सरस्वती। उद्धव शतक में छंद है, तो इसमें कितने छंद है? देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रामप्रसाद मिश्रा की अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास नटनाकर की कवि है और यह हमारी गीत परंपरा पर काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका क्या है? वाण्य विषय है। और उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें परिपूर्ण या पूर्ण रूप से हमें अभिव्यक्त मिलता है। और इससे कुछ समीक्षक भृंग श्रृंगार काव्य मानते हैं। किसको? तो जो उद्धव शतक है उसको। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो रत्नाकर ने श्रृंगार और दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एमसे ऑन क्रिटिसिज्म का 16 छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद भी किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में जो हिंडोला हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, उद्धव शतक हो गया, गंगा अवतरण हो गया, कलकाशी हो गया, श्रृंगार रहली, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक विशिष्ट हो गया और विराष्टक हो गया। फिर उसके बाद ये इत्यादि क्या है? इनकी रचनाएं किसी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन किया और इसने कौन सी पुस्तक निकाली थी? तो इन्होंने जो है पत्रिका मतलब साहित्य सुधा पत्रिका प्रकाशित किया। किसने? तो यह रत्नाकर जी ने किया है। फारसी और संस्कृति के ज्ञाता प्राचीन साहित्य के मूलभूत विद्वान तथा उच्च कोटि कवि रत्नाकर को गंगा आंदोलन पर हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग से पुरस्कार भी मिलता है। सन 1930 में रत्नाकर की कलकत्ता हिंदी साहित्य सम्मेलन के क्या रहे हैं? ये सभापति रहे हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह कौन से छंद में लिखा गया है? तो गंगा अवतरण यह लोला छंद में लिखा गया है। ठीक। अगर यहाँ पे देखिए चौपाई दिया गया है, तो इन सबको समझते हैं। तो चौपाई में क्या होते हैं कि मान लीजिए कि एक पंक्ति दी गई है, तो इसमें कितने मात्राएं रहते हैं? 16 मात्राएं रहते हैं। और दोहा की बात करें तो दोहा में जैसे कि 4 यहाँ पे आपको पंक्तियां दी गई हैं, 1 2 3 4। ठीक। दोहा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला और तीसरे पंक्ति में कितने कितने रहते हैं? 13 मात्राएं रहते हैं। और दूसरे और चौथे में कितने रहते हैं? 11 मात्राएं रहते हैं। और रोला की बात करें यहाँ पे, रोला, तो रोला क्या है? इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर क्या होती है? यति मतलब विराम होता है। ठीक है। मतलब जो रोला है इसमें कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। और 11 और 13 मात्राओं पे क्या होता है? रुकावट मतलब विराम देना होता है। और घनाक्षरी की बात करें हम लोग, तो घनाक्षरी क्या है? एक वर्णिक छंद, मतलब इसमें वर्णों को गिना जाता है, जिसका मतलब है कि इसके वर्णों को गिना जाता है। ठीक है। और इसमें कुल कितने? इसमें घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। कितने? 31 वर्ण होते हैं। और 16 और 15 वर्णों पे क्या होता है? यति होता है, मतलब रुकावट होता है या रुकना रहता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबय लागो मैं पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? ठीक। तो इसमें क्या बोध है? तो भावोत्कर्ष का बोध है। प्रस्तुत पंक्तियां जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो से ली गई है। और उद्धव के ब्रज पहुंचने पर जो गोपियां हैं श्री कृष्ण क्या करती हैं?
विवाद कर लेती हैं, मतलब बातचीत करती हैं, उनसे बात करने की व्याकुल रहती है। अगला नंबर है 21 नंबर प्रश्न की कालिदास की शकुंतला नाटक कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो यह अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसका अनुवाद? शकुंतला का, कालिदास का जो शकुंतला उसके विषय में। ये कालिदास की कृत संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतला को खड़ी बोली में सर्वप्रथम अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला में शीर्षक में किया है। अगर यहीं पे हम लोग राजा अगर थोड़ा राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में समझे तो इनका जन्म 1826 ईस्वी में हो रहा है। अभी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और यदि 1896 ईस्वी में। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शकुंतला हो गया 1826 में, फिर उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम हो गया 26 में, फिर 2027 सॉरी माफ कीजिएगा, लेखन की रचना कौन कौन सी? शकुंतला हो गया 1862 में है, और अब और उसके बाद रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 ईस्वी में, और प्रजाहितैषी 1861 ईस्वी में लिखी गई किसकी? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न 22 नंबर की पंडित न्यायाधीश और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टिल ने किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ये आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों की शैली यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आगे हम लोग और भारतेंदु हो गया, उसके बाद द्विवेदी हो गया, छायावाद हो गया, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।